क्या आपको पता है कि थाट आया कहाँ से? चलिए जानते हैं। 15वीं शताब्दी के अंतिम काल में राग तरंगिणी के लेखक कवि लोचन ने थाट को सामने रखा, क्योंकि उनके अनुसार ये मानना था कि 16,000 राग हैं जो गोपियाँ अपने कृष्ण के सामने गाया करती थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 36 राग प्रसिद्ध थे। जब 17वीं शताब्दी आया तो उस समय थाटों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण प्रचार में आ गया और ये बात प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत पारिजात और राग विबोध में स्पष्ट की गई है। इसके बाद ठीक इसी काल में श्रीनिवास ने मेल को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि राग की उत्पत्ति थाट से हुई है और थाट के 3 रूप हैं, ऑडव यानी कि 5, साडव यानी कि 6 और संपूर्ण यानी कि 7, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इसी काल में थाटों की संख्या को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हो गया। किन्हीं का कहना था कि थाट की संख्या 23 है, तो किन्हीं का कहना था कि थाट की संख्या 20 है और किन्हीं का कहना था कि 19 है। ये सब देखने के बाद दक्षिणी पद्धति के विद्वान लेखक पंडित वैकटमुखी ने थाटों की संख्या निश्चित करने के लिए गणित का सहारा लिया और पूर्ण हिसाब लगाकर थाटों की कुल संख्या 72 बताई, जिसे इंग्लिश में 72 कहते हैं। यानी दक्षिणी पद्धति के लोग ने इन्हें एक्सेप्ट किया। जो ना खुश थे वो थे उत्तर भारत के संगीतज्ञ। ऐसा नहीं कि उन्होंने 72 थाटों को गलत बताया, लेकिन उनके अनुकूल नहीं रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब आधुनिक काल आया तो उस वक्त पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 72 थाटों में से केवल 10 थाट को चुना। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर थाट होते क्या है, वो 10 थाट हैं क्या? अच्छा, चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमने एक शहर स्थापित किया, उस शहर में 10 घर बनाए गए और ये कह के संबोधित कर दिया गया कि जो भी सामान मिलेंगे इसी घर से मिलेंगे। यानी कि अगर वो 10 घर देखा जाए तो वो थाट है और जो भी उससे सामान निकलेंगे वो राग हो गए। चलिए अब चलते हैं उन 10 थाटों की ओर जिनको जानने के लिए ये क्लास रखा गया है। चलिए जानते हैं। थाट कल्याण, बिलावल थाट, थाट खमाज, भैरव थाट, पूर्वी थाट, मारवा थाट, असावरी थाट, काफी थाट, भैरवी थाट और थाट तोड़ी। अगर आपने इस 10 थाटों को जान लिया है तो आप ये बात जान लीजिए कि जो भी राग बने हैं और इन फ्यूचर में कोई भी राग अगर बनेंगे तो वो इन्हीं 10 थाटों पर बेस्ड होंगे। चलिए अब देखते हैं थाट की परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है कि थाट स्वरों की एक विशेष रचना होती है जिसमें से राग की बुनियाद बनती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चूँकि आपने थाट को बहुत हद तक जान लिया है तो चलिए उसके स्वरों और उसके चिन्हों को पहचानते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में सिर्फ म तीव्र लगता है, बाकी जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध लगेंगे। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। वहीं खमास थाट में सिर्फ नी कोमल लगते हैं और बाकी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। भैरव थाट में रे और ध कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। पूर्वी थाट में रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल लगते हैं, बाकी जितने भी स्वर लगेंगे वो शुद्ध लगेंगे। वहीं मारवा थाट में सिर्फ रे कोमल और म तीव्र लगते हैं, बाकी जितने भी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। काफी थाट में सिर्फ ग और नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। असावरी में ग ध नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। भैरवी थाट में रे ग ध नी कोमल, बाकी स्वर शुद्ध। वहीं आखिरी थाट तोड़ी थाट, तोड़ी थाट में रे ग ध कोमल और म तीव्र लगते हैं। मुझे पता है आपके लिए काफ़ी ये सवाल उलझ गया होगा, आखिर ये थाट है क्या? एक काम करती हूँ, आपको लक्षण से समझाती हूँ। अगर लक्षण से भी ना समझ पाए तो इसकी प्रैक्टिकल से समझाऊंगी और मैं ना आपको समझा के ही मानूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, आप तुरंत समझ जाएंगे। चलिए इसके लक्षण को देखते हैं, क्योंकि इसके बाद ये बात क्लियर हो जाएगा कि आखिर थाट कहना क्या चाहता है। सबसे पहला कि थाट सदैव 7 स्वरों का होता है, उससे कम का थाट हो ही नहीं सकता है। थाट से राग उत्पन्न होते हैं जो कि संपूर्ण, साडव और औडव जाति के होते हैं। कंफ्यूजिंग ना? एक काम करती हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो अगर आप दुखी हैं तो आपके से मिलने वाले लोग भी दुखी ही रहेंगे। अगर आप खुश हैं तो आपके साथ मिलने वाले लोग कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे ना। उसी तरह अगर थाट संपूर्ण नहीं होगा तो रागों की उत्पत्ति कैसे होगी? अतः हम कह सकते हैं कि अगर संपूर्ण जाति के रागों की उत्पत्ति थाट से तभी संभव है जब थाट संपूर्ण हो,
यानी कि थाट का संपूर्ण होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2 आता है और इसमें ये कहा जाता है कि थाट में रंजकता का होना कोई आवश्यक नहीं है, यानी कि ये कानों को सुनने में अच्छा ही लगे, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एक लाइन में कहना हो तो हम यही कहेंगे कि थाट सीरियली वाइज होना चाहिए, जैसे कि सा के बाद रे ही आना चाहिए, रे के बाद ग आना चाहिए। ऐसा ना होने से थाट वो नहीं बन सकता है। स्वर को सीरियली वाइज होना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि राग में ये स्वर क्रम में हो या ना हो, लेकिन थाट में इसका क्रम में होना आवश्यक है। इसका मेन मोटो ये है कि चाहे ये स्वर कोमल लगे या तीव्र, मगर होंगे एक सीरियली वाइज। थाट में ना केवल आरोह होता है, क्योंकि इसमें आरोह और अवरोह दोनों का होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब थाट ही संपूर्ण है तो अवरोह की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट, थाट के अंतर्गत ना 2 तरह के राग होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है वो आश्रय राग होता है, यानी कि थाट के नाम पर ही वह राग बनते हैं। और दूसरा जन्य राग, और जन्य राग वो राग होते हैं जो उस थाट से उत्पन्न होते हैं। ये बात आप तब समझ जाइएगा जब नेक्स्ट क्लास में मैं उसी थाट से कुछ रागों की चर्चा करूँगी। थाट ना गाया बजाया नहीं जाता, बल्कि इसके अंतर्गत राग का विभाजन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थाट में स्वरों के क्रम में एक स्वर के 2 रूप हो सकते हैं। कौन कौन? शुद्ध और विकृत, और ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। शुद्ध और विकृत मैंने बताया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और न्यू अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे का टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो तब तक के लिए बाय। अगर ये सब सुनने के बाद आप थाट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं तो कंफ्यूज मत होइए। आप बस इतना समझ लीजिए कि थाटों को सिर्फ आपको पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको सिर्फ रखनी है। जब इससे निकलने वाले आप राग अच्छे से समझ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि थाट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहना चाहता था। आपको पूरा सेशन उस वक्त बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।